हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो हमने डे 6 का आपको एमसीक्यू कल दिया था, ठीक है। उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि जो टॉपिक से एमसीक्यू हमने दिया है उस टॉपिक को हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग डिटेल में आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपने क्वेश्चन जो दिए थे, ठीक है, मैंने दिया था जो, तो उसका क्या क्या टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट क्या क्या है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी तरह हमारा होता है प्रोसेस। आपको पता है कि एक दिन पहले हम क्वेश्चन दे देते हैं, या कल हमने क्वेश्चन दे दिया, उसका फिर सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले जो टॉपिक से हमने क्वेश्चन दिया है उस टॉपिक से हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि सिर्फ आपका क्वेश्चन का प्रिपरेशन ना हो, बल्कि वो टॉपिक आपका पूरा अपने में कंप्लीट हो जाए, ताकि क्वेश्चन जैसा भी आए आप उसको बनाने के कैपेबिलिटी आप में आ जाए दोस्तों, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए कि जो जो टॉपिक्स हमने क्वेश्चन दिया था वो क्या क्या था। तो देखिए, कल हमने जो है आपको क्वेश्चन दे दिया था, क्लास अपलोड कर दिए थे क्वेश्चन का। और टोटल जो है नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है वो कितने हैं, 85 टॉपिक्स था, कि सॉरी 75 टॉपिक्स था। कितना था, 75 टॉपिक्स। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 100। तो अभी तक जो है हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग हम लोग जो है 177 क्वेश्चन के आसपास पहले कर लिए थे, ठीक है। मतलब डे 5 तक, और डे 6 में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो टोटल कितना क्वेश्चन अभी तक हो गया है, 277 क्वेश्चन के आसपास हो गया है, वो भी इन्वायरमेंट का। तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ मैं अभी क्या कर रहा हूँ आपके लिए, द हिंदू का पिछले 1 साल का, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, खासकर सारा चीज़ है ना, जो जिससे आपका एमसीक्यू बनता है, प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछे जाते हैं, है ना, सारा को हम एक कंपाइल कर रहे हैं। और जल्द ही आप देखेंगे कि कम से कम मुझे टाइम दीजिए, आप 1 महीने का टाइम दीजिए, फिर आपके साथ आपके लिए पूरा साल भर का एमसीक्यू का पूरा, मतलब करंट अफेयर का पूरा द हिंदू का हम लोग एक कंपाइलेशन लेके आएँगे। और कुछ चीज़ उसमें छूटेगा नहीं, फिर सिर्फ एडिटोरियल एडिटोरियल उसमें नहीं रहेगा, सारा चीज़ रहेगा। पूरा पूरा न्यूज़पेपर, 1 दिन का न्यूज़पेपर जो होता है, उसमें जो-जो कंटेंट है सारा है, और उसी तरह से साल भर का हम कर रहे हैं, ठीक है। और वो आपको 1 महीना के अंदर मिल जाएगा, मतलब नया साल में आपके लिए एक खुशखबरी रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर से भी आपको पता है द हिंदू कितना इम्पोर्टेंट है ना। और हिंदी मीडियम के बच्चे उसको नहीं पढ़ पाते किसी भी कारण से, तो उनके लिए एक रामबाण होगा। और खासकर इंग्लिश मीडियम के लिए तो होगा ही, ठीक है, कि जो भी क्वेश्चन आपका द हिंदू से आएगा, और करंट अफेयर द हिंदू से बाहर दोस्तों नहीं जाता है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का द हिंदू न्यूज़पेपर से हो जाता है। तो सारे को हम लोग कवर कर लेंगे, 1 महीने का हमें टाइम दीजिए, हम आपके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जल्द ही जनवरी में आप देखिए, मिड जनवरी के आसपास आपका जो है आ जाएगा वीडियो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन का टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ लेते हैं डे 6 का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जो जो क्वेश्चन से जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में देख लेते हैं फटाफट। डेजर्ट बायोम पहला है, ठीक है, मरुस्थलीय जीवमंडल, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसा बायोम, बायोम मतलब जहाँ पे पृथ्वी में जो बायोस्फीयर का वो पार्ट जिसमें जीवन होता है ना, इकोसिस्टम का वो पार्ट, टेरेस्ट्रियल वाला, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग अलग अलग पढ़ लिए थे। फॉरेस्ट बायोम हम लोगों ने देख लिया, डेजर्ट बायोम तक हम लोग पढ़ चुके। फॉरेस्ट बायोम देख लिए थे और ग्रासलैंड बायोम देख लिए थे। अभी डेजर्ट बायोम देखते हैं। डेजर्ट को हिंदी में बोलते हैं मरु असल। मरु मतलब जहाँ पे वेजिटेशन ना के बराबर पाया जाता है, ठीक है, बहुत कम वेजिटेशन मिलेगा। और टेम्परेचर जो होगा, या तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा होगा, या बहुत कम होगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसको बोल देंगे हॉट डेजर्ट, लेकिन याद रखिए कोल्ड डेजर्ट हो या हॉट डेजर्ट हो, ठीक है, गर्म मरुस्थल या ठंड मरुस्थल, दोनों में टेम्परेचर एकदम एक्सट्रीम होता है, बहुत ज़्यादा और बहुत कम। लेकिन दोनों में कॉमन ये होता है कि रेनफॉल जो होगा वहाँ बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए उसको मरुस्थल बोला जाता है। तो वेजिटेशन यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो वैसा मिलेगा जो सूखा को सह ले, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जेरोफाइटिक, यहाँ पे उस तरह मिलता है। प्लांट में जो होते हैं वो थॉर्नी बुशेस होते हैं, ठीक है, पत्ता वहाँ पे नहीं दिखे, पत्ता होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा, पानी का लॉस होगा, इसलिए वो वहाँ पे जो पत्ता होता है डेजर्ट में प्लांट का, वो अपने को कन्वर्ट कर लेते हैं कि इसमें कांटा में, या फिर उसमें जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा बहुत गहराई में चला जाता है, क्योंकि स्टोमेटा अगर सरफेस पे होगा तो उससे पानी जो है भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, और पेड़ को पानी का लॉस होगा। इसीलिए डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो स्टोमेटा होता है वो एकदम गड़ा हुआ रहता है, पत्ता बहुत कम होता है, और पत्ता मोटा होगा, चिपचिपा होगा, नीडल शेप्ड होता है, ताकि ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन हमारा कम हो। पौधा का ऊपर में देखिए ज़मीन है मान लीजिए, तो ऊपर में पौधा का ग्रोथ उतना नहीं होगा, लेकिन उसका जड़ जो होगा दोस्तों बहुत लंबा होगा।
तो इसको बोलते हैं रूट, इसको क्या बोलते हैं रूट, और ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं सूट, ठीक है, राइट, सूट SHOOT होता है, देख लीजिएगा स्पेलिंग क्या होता है। तो रूट जो होता है बहुत लंबा होता है डेजर्ट प्लांट में, सूट जो होता है वो कम होता है, छोटा होता है मतलब, ठीक है। सीड्स जो होता है वो आपका डोरमेंट रहता है, ठीक है, और जब थोड़ा मोड़ा बारिश होता है तभी जो है वो आपका बीज अंकुरित होता है और पौधा जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, समझ गए इतना। प्लांट का नाम है जैसे कैक्टस है, अकेसिया है, अकेसिया आपको टेम्परेट सॉरी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायोम, टेरेस्ट्रियल बायोम के बारे में हम लोगों ने देख लिया। एक्वाटिक बायोम नहीं होता है दोस्तों, है ना, जो जमीन में इकोसिस्टम होता है ना, उसी को हम लोग टेरेस्ट्रियल बायोम बोल देते हैं। और बाकी को पानी में जो होता है उसको हम लोग बायोम नहीं बोलते, एक्वाटिक बायोम नहीं होता है, क्या होता है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्लांट होंगे, एनिमल होंगे, सिंपल बात है, जो पानी में हमारा रह रहे हैं, ठीक है। दो टाइप का एक्वाटिक इकोसिस्टम जलीय परितंत्र होता है, एक होता है फ्रेश वाटर, जिसकी सैलिनिटी 5 पीपीटी से कम होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे रिवर है, लेक है, पॉन्ड है। एक होता है मैरीन इकोसिस्टम, जिसका पीपीटी जो होता है जनरली 5 पीपीटी से, मतलब जिसका सैलिनिटी जो होगा वो 5 पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड से अधिक होगा। उसमें एस्चुरी भी आ जाएगा, कोस्टल जोन, सी, समुद्र और जो है सागर वागर आएगा। अगर वाटर बॉडी का टाइप देखेंगे तो मैंने बता दिया, फ्रेश वाटर होगा जिसका पीपीटी जो होगा, मतलब सैलिनिटी जो होगा वो 0.5 पीपीटी से कम होगा, ठीक है, पार्ट्स पर थाउजेंड से कम होगा। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है सब टाइप, मतलब एक होता है लेंटिक, लेंटिक को आप याद रखिए, जो लेटा हुआ है, मतलब जो पानी मूव नहीं कर रहा है। तो ऐसा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जिसका पानी स्थिर है, जैसे झील है, तालाब है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेंटिक इकोसिस्टम। दूसरा होगा लोटिक इकोसिस्टम। तो लोटिक इकोसिस्टम जो मतलब लोट रहा है मतलब जिसका पानी फ्लो हो रहा है, जैसे है रिवर है, एस्चुरी। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को दो में बांटते हैं, एक होता है लेंटिक और दूसरा होता है लोटिक। लेंटिक मतलब स्टैंडिंग वाटर, स्थिर पानी, और लोटिक मतलब बहता हुआ पानी। उसी तरह से मैरीन इकोसिस्टम का पीपीटी जनरली 35 पीपीटी से अधिक तक होता है, जिसमें आते हैं समुद्री जल, लवणता और लगभग, और ये जो है, और दूसरा होता है ब्रेकिश वाटर। तो इस तरह से आप एक चार्ट बना लीजिए, ये है 0.5 पीपीटी, ये है 35 पीपीटी। तो 35 पीपीटी या उससे अधिक होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे सेल मेरीन इकोसिस्टम, ठीक है। और 0.5 पीपीटी तक होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ताज़ा पानी, और दोनों के जब बीच का होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे खारा मीठा पानी वाला क्षेत्र, जिसमें आते हैं समुद्र और जब हमारा नदी मिलता है ना, मतलब नदी समुद्र मिलता है वो एरिया, मैंग्रोव का एरिया, एस्चुरी का एरिया, तो वो सब जो है ब्रैकिश वाटर, ना तो ज़्यादा पूरा खारा ना तो ज़्यादा पूरा मीठा, ठीक है, तो मिक्स में यहाँ पे है। तो एक उसके बाद देख लेते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जो हमारा जीव जंतु पाए जाते हैं पानी में, तो उसको भी अलग अलग कैटेगरी पे बांटते हैं इस आधार पे कि वो कहाँ रह रहा है। जैसे ये हमारा पानी का सोर्स है, ठीक है, तो कुछ जीव जंतु जो दोस्तों वो रह रहे होंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे होगा, जैसे ये पानी है और उसके ऊपर हवा है, तो पानी का सरफेस तो यहाँ पे रह रहा होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूस्टन। तो ऑर्गेनिजम्स एट एयर वाटर इंटरफेस, तो ऊपर में एयर है, नीचे वाटर है, दोनों के जो इंटरफेस पे यहाँ पे जो चीज़ें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, तो उसको न्यूस्टन बोला जाता है, ठीक है। फिर एक होता है पेरीफाइटन। पेरीफाइटन होता है दोस्तों वो अटैच टू द स्टेम्स, लिप्स और बॉटम। तो बॉटम से मान लो कोई पेड़ निकला, ठीक है, या फिर कहीं से भी कोई पत्ता निकला तो उससे वो अटैच होता है, यहाँ से अटैच होगा, इस पे रहेंगे, मतलब कोई भी पेड़ पौधा जो समुद्र में है उससे जो अटैच होकर रहता है पेरी, उसको पेरीफाइटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीफाइटन। तो डंठलों और पत्तों से चिपके रहने वाले जीव को क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरीफाइटन, ठीक है। एक होता है प्लैंकटन। प्लैंकटन जो होता है आपको पता है, इसको हम लोग, ठीक है, ये खाना खुद भी बनाता है तो उसको फाइटोप्लैंक्टन बोलेंगे। फाइटो जहाँ लिखा होता है इसका मतलब सनलाइट, तो जो सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बना लेता है। प्लैंकटन अब समझ लीजिए प्लांट, छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, जो अपना खाना अगर खुद बना रहा है तो उसको फाइटोप्लैंक्टन बोलेंगे, जिसमें आएगा अलगी, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ये सारा चीज़। तो और एक होता है जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन भी माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म जीव रहता है, जो किसको खाता है? फाइटोप्लैंक्टन को खाता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, छोटे छोटे क्रस्टेशियन, ठीक है। फिर एक होता है नेक्टन। नेक्टन होता है मछली, मछली या कछुआ जो आसानी से खुद से तैर सकता है, उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है तैरने के लिए, वो खुद से स्विमिंग कर सकता है, उसको नेक्टन बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग स्विमर होता है, तैरने में सक्षम जो होता है, जैसे मछलियाँ और कछुआ। फिर एक होता है बेंथोस। बेंथोस वो होता है जो तैर नहीं पाएगा, वो समुद्र के एकदम गहराई में, सरफेस पे, यहाँ पे रहेगा, बॉटम ड्वेलिंग, तरल पर रहने वाले जीव। तो कोई जीव कहाँ पे रह रहा है? अगर वो एयर और वाटर के इंटरफेस पे रहा हो तो उसको न्यूटन बोलेंगे।
अगर वो पत्ता-वत्ता डंठल पे चिपका हुआ रह रहा है तो उसको पेरीफाइटन बोलते हैं। फिर प्लैंक्टन जो होता है माइक्रोस्कोपिक होता है और ये पानी के फ्लो में ही बहता है। प्लैंक्टन जो होता है इसका ये खुद से नहीं तैरता है। पानी जिस तरह इधर बहेगा तो ये इधर चला जाएगा, इधर से पानी आएगा तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है? तो माइक्रो जो पानी में बहते रहते हैं उसको प्लैंक्टन बोलते हैं। पे फोटो फाइटोप्लैंक्टन होगा वो खाना खुद बनाएगा। ज़ूप्लैंक्टन वो होगा जो फाइटोप्लैंक्टन को खाता है, खुद खाना नहीं बना पाता है। नेक्टन वो होता है जो तैरता है ना? किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको। जैसे मान लीजिए पानी का फ्लो इधर कर रहा है लेकिन वो इधर तैरने का मन है तो इधर तैर लेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेक्टन। जैसे मछली हो गया, कछुआ हो गया। फिर एक हो गया बेंथोस। बेंथोस जो बॉटम ड्वेलर मतलब जो समुद्र के इस पे रहता है ना? गहराई तल पे रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंथोस। बेंथोस आप बी से बेंथोस, बी से बॉटम, ठीक है? याद हो जाएगा? चलिए, अब देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम में का उत्पादकता कितना हो, उत्पादकता मतलब कितना बायोमास को वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना उसमें मछली-वछली होगा या कितना उसमें एनर्जी होगा कोई भी इकोसिस्टम में, तो उसको हम उसके लिए कौन-कौन सा फैक्टर्स है जो उसको प्रभावित करता है। तो पहला है सनलाइट। आपको पता है जितना ज ये हमारा सूर्य है और ये हमारा समुद्र है, तो सनलाइट आपको पता है समुद्र के कुछ गहराई में ही जाएगा, ये नहीं होगा कि यहाँ पे चला जाएगा। और आपको पता है जहाँ समुद्र का गहराई पहुँचेगा, जहाँ तक समुद्र का ला जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा, वहीं तक आपको फ़ोटोसिंथेसिस हो पाएगा, उसके नीचे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको जो फ़ोटोसिंथेसिस दिखेगा वो समुद्र के ज़्यादा गहराई में नहीं दिखेगा। जनरली समझ लीजिए 100 मीटर तक गहराई में 100-200 मीटर तक ही समुद्र का में सूर्य का प्रकाश जो है सनलाइट पहुँचता है, ठीक है? और जहाँ जितना पहुँचेगा वहीं पे फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करेगा, फिर ज़ूप्लैंक्टन। इसलिए आप देखिएगा मैक्सिमम जो बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, वो आपका सरफेस समुद्र के सरफेस के से कुछ मीटर की गहराई पे ही दिखेगा। बॉटम में बड़ी-बड़ी मछली मिलती है, छोटी-छोटी मछली-वछली और उतना बायोडायवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो पहला है आपका सनलाइट। तो लाइट पेनिट्रेशन डिटरमाइन्स द प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रकाश की गहराई पौधे के वितरण को निर्धारित करती है। अगर पानी में थोड़ा गाद होगा, गंदलापन होगा, सिल्ट होगा, क्ले होगा, प्लैंक्टन होगा, मान लीजिए यहाँ पे पानी पूरा गंदा-वंदा है, तो सनलाइट ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुँच पाएगा और उससे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा गहराई पे नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो सनलाइट कितना दूर पहुँच रहा है उसी के आधार पे जो हमारा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम जलीय परितंत्र होता है, उसको 2 ज़ोन में बाँटते हैं। एक को बोलते हैं फोटिक ज़ोन और दूसरे को बोलते हैं एफोटिक ज़ोन, प्रकाशीय और अप्रकाशीय क्षेत्र। फोटिक ज़ोन वो ज़ोन होता है जैसे ये हमारा सरफेस है, ठीक है? ये हमारा क्या है? सरफेस है। तो सरफेस से कितना गहराई तक जितना गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है, उसको हम लोग फोटिक ज़ोन बोलते हैं और वहीं पे फोटोसिंथेसिस वहीं पे होगा। तो रीजन फ्रॉम द सरफेस सरफेस से लेके टू डेप्थ जहाँ पे 1% ऑफ सरफेस लाइट रिमेन्स, ठीक है? यहाँ और पूरा सरफेस पे आपको यहीं जितना लाइट होगा आपको जनरली यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है? फिर यहीं पे आपका फोटोसिंथेसिस भी होगा। दूसरा होता है एफोटिक ज़ोन, नाम से पता चला यहाँ पे देखो फोटिक है मतलब प्रकाश है और ए लग गया मतलब अप्रकाश क्षेत्र, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे प्रकाश पहुँच रहा है लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और जैसे तो ये समुद्र है, तो शुरू यहाँ ये सूर्य का प्रकाश है तो यहाँ तक पहुँच पा रहा है तो उसको फोटिक ज़ोन और इसके नीचे वाले ज़ोन को एफोटिक ज़ोन, ठीक है? तो ये झील या महासागर की गहराई तक ये फैलता है, ठीक है? तो पहला हमने देखा कि सनलाइट के हिसाब से देख लिया, फिर फोर्टी जोन वही हुआ। तीसरा है डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन। आपको पता है कि जो जितने भी समुद्र में जीव-जंतु होते हैं दोस्तों, उसको खाना बनाने के लिए मतलब साँस लेने के लिए क्या चाहिए? डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए और समुद्र में जो ऑक्सीजन घुलने का क्षमता है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सरफेस। मतलब सरफेस में इतना एरिया लीजिए, तो यहाँ पे जितना ऑक्सीजन आपको मिलेगा, समुद्र में भी इतना एरिया आप लीजिए, देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है समुद्र वाले में बहुत कम है, ठीक है? क्योंकि पानी स ऑक्सीजन जो है ज़्यादा उसका घुलने का रहता है हवा में, तो एयर में का इतना वॉल्यूम लीजिए और समुद्र के पानी का इतना वॉल्यूम लीजिए, आप देखेंगे कि समुद्र के पानी में जो ऑक्सीजन है वो कम है क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा उसको घुलने का क्षमता जो है कैपेसिटी वो है एयर में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है? तो डिज़ल्व ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्लांट को साँस-वाँस लेने के लिए जो उसमें एनिमल रह रहे हैं समुद्र के गहराई में उसको जीने के लिए। तो लो ऑक्सीजन होगा दोस्तों तो प्रोडक्टिविटी ज़ाहिर-सा बात है घटेगा, अगर सिंपल बात है। फिर अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहाँ मर जाएँगे, है ना? उतना बायोमास उसका नहीं रहेगा, ठीक है? तो प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगा। अब हम लोग देख लेते हैं वेटलैंड का, उसी तरह वेटलैंड का भी ज़ोन होता है दोस्तों, जो आर्द्रभूमि होता है, उसमें भी हम लोग अलग-अलग ज़ोन होता है। पहला होता है लिटरल ज़ोन को हम लोग शैलो ज़ोन या उथला किनारा वाला क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है? तो ये उथला क्षेत्र जहाँ जड़ वाली वनस्पति पाई जाती है, ठीक है? जैसे कि ये मान लो वेटलैंड है, ठीक है? तो वेटलैंड का जो टॉप का जो एरिया होता है,
ठीक है, जैसे ये वाला, जैसे आप देखेंगे ये वेटलैंड है मान लीजिए पानी, यहाँ जैसे ज़मीन है तो ज़मीन ऐसे तुरंत ख़त्म नहीं हो जाएगा, ज़मीन इस तरह से दोस्तों ख़त्म हमारा होता है, ठीक है, इस तरह से तुरंत ख़त्म नहीं होगा। तो यहीं पे कुछ पेड़ पौधा तो रहेगा ही जो ज़मीन से है और थोड़ा वो पानी में भी है। तो इस एरिया को ठीक है, जो पानी में भी है और ज़मीन में से भी जुड़ा हुआ है, उस एरिया को लिटरल ज़ोन हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे शैलो वाटर होता है और यहाँ पे रूटेड वेजिटेशन, जड़ वाली वनस्पति जो है वो पाई जाती है। फिर उसके बाद जो ओपन एरिया होता है, ये जो ओपन एरिया है, ओपन एरिया बीच वाला जो एरिया है, उसको हम लोग लिम्नेटिक ज़ोन बोलते हैं, ओपन वाटर ज़ोन, खुला जल क्षेत्र। यहाँ पे आपको प्लैंकटन ये सब देखने को मिलेगा और फोटोसिंथेसिस यहीं पे होगा आपका, ठीक है। तो डोमिनेटेड बाय प्लैंकटन, मेन जोन फॉर फोटोसिंथेसिस इन द लेक्स। तीसरा होता है प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल मतलब जोन दोस्तों, प्रोफंडल मतलब गहराई वाला क्षेत्र, डीप वाटर जोन। जैसे ये वाला जो एरिया है जिसमें हम लोग F40 जोन बोल सकते हैं, बोलने हैं तो उसको आप प्रोफंडल जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। गहरा जल क्षेत्र, इसमें लाइट बहुत कम पहुंचेगा और इसमें आपको हीटरोट्रॉप रहेगा। हीटरोट्रॉप मतलब जो परपोसी, परपोसी मतलब जो दूसरे से खाना लेता है, अपने खाना नहीं बना सकता है, दूसरे को खाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो बहुत कम होगा, इसलिए ज़्यादा आपको हीटरोट्रॉप जो है प्रोफंडल जोन में मिलेगा। बेंथिक जोन मतलब सबसे गहराई का जो क्षेत्र होता है उसको बेंथिक जोन बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि प्रोफंडल जोन और बेंथिक जोन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, दोनों को F40 जोन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और लिटरल जोन और लिम्नेटिक जोन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं फोटिक जोन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो बेंथिक जोन में बॉटम सबसे नीचे वाला होता है, नीचे वाला, ठीक। और यहाँ पे आपको डिकम्पोजर ये सब दिखेगा और अवशेष खाने वाले जीव डेट्रिटस, डेट्रिटस के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। फिर इकोटोन के बारे में ऑलरेडी हमने बताया, जहाँ भी दो डिफरेंट इकोसिस्टम मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी पहले के क्लास में, तो यहाँ पे उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आगे देखते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, देखो जहाँ भी प्रोडक्टिविटी लिखा है आप समझिए कि कितना बायोमास वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना मतलब वजन का सामान वो प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक जंगल है, हम देखना चाहते हैं कि इसका प्रोडक्टिविटी कितना है, तो जंगल में जितना चीज़ है, पेड़ पौधा जानवर उनवर, सबका वजन को नाप लीजिए, वही उसका प्रोडक्टिविटी होगा। या फिर जितना उसके पास एनर्जी है सबको जोड़ लीजिए, तो वही उसके पास क्या उसको बोलेंगे कि प्रोडक्टिविटी होगा। मतलब प्रोडक्टिविटी मतलब जितना उसका मास है, वजन है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम निकल जाएगा तो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता होगा। उत्पादन मतलब क्या, टोटल वॉल्यूम देखते हैं कितना, कितना केजी या कितना मास है, और उसको जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। उसी तरह से अगर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का बात करें तो प्रोडक्टिविटी तो आप समझ गए, प्लांट एनिमल सब होगा। लेकिन जब हम प्राइमरी बोल दें तो प्राइमरी, प्राथमिक दोस्तों किसको बोलते हैं, जो खाना खुद बनाता है, ठीक है। तो जब भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का बात होगा तो इसमें आप समझिएगा कि उस इकोसिस्टम में जितने भी पेड़ पौधा है, फाइटोप्लैंक्टन है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, सबका वॉल्यूम, सबका मास को आप ले लीजिए और टाइम से डिवाइड कर दीजिए कि उतना मास वो कितने समय में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या कितना मास कितने समय में कर रहा है। टाइम से जब डिवाइड कर देंगे तो उसको बोल देंगे प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। और प्राइमरी मतलब प्लांट, और प्लांट का ही सिर्फ हम देख रहे हैं, मतलब जो स्वयं पोषी होता है, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और इसमें दो होता है दोस्तों, प्राइमरी होगा, अब सेकेंडरी हो, क्या होगा सेकेंडरी मतलब प्लांट के अलावा, जो खाना खुद बना रहा है उसके अलावा जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उसका मास टोटल निकाल लीजिए, वॉल्यूम निकाल लीजिए और टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो जाहिर सा बात है कि ये हमारा अगर ग्लोब है और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो आपको पता है टेम्परेचर भी कम होता है और हमारा रेनफॉल, वर्षा भी कम होता है। तो टेम्परेचर भी कम है, रेनफॉल भी कम है, तो वो एरिया डेजर्ट वेजर्ट बनने लगेगा धीरे धीरे। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो आपका जो है प्रोडक्टिविटी घटता है। मतलब टोटल आपको पता है प्लांट एनिमल आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। ये सिंपल सा बात है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप बस एक इमेज लाइए। अब देखिए आर्कटिक वार्टिक को कंपेयर किया, आर्कटिक का भी देखे होंगे, पोलर बियर, आप देखेंगे पूरा एरिया जो है वो कुछ नहीं, बस थोड़ा मोड़ा आपको वहाँ पे हल्का उल्का लाइकन वाइकन टाइप का पोलर बियर दिखेगा, मतलब पूरा खाली खाली एरिया है। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बायो माई अगर निकालिएगा टोटल वॉल्यूम, कितना वहाँ पे मास है, वजन है, तो आप ना के बराबर आएगा प्लांट और एनिमल का। मतलब ना के बराबर मतलब बहुत कम आएगा। वहीं अगर आप इक्वेटर एरिया में देखेंगे तो ज़्यादा आएगा। मतलब कहने का मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों घटता है, ठीक है। इसलिए डेजर्ट, अब डेजर्ट भी देखिए या फिर खुला समुद्र देखिए, समुद्र भी देखिए पूरा कितना बड़ा रहता है, ठीक है, और वहाँ पे पानी पानी ही है, ज़्यादा पेड़ पौधा आपको जीव जंतु उसमें नहीं दिखेगा। इसलिए मरुस्थल का हो या फिर खुला समुद्र हो, उसका भी प्रोडक्टिविटी जो होता है दोस्तों बहुत कम होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है।
वहीं अगर जो इकोटोन एरिया है, जैसे हमने पहले इकोटोन के बारे में बता दिया, तो इकोटोन एरिया में मैंने बताया था, पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि उसका प्रोडक्टिविटी जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 डिफरेंट इकोसिस्टम मिलेगा, जिसके कारण दोनों का कैरेक्टरिस्टिक उसमें होगा, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? तो मैं पूरा फ़ोकस कर रहा हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है? और चीज़ों को आपको रटना ना पड़े, चीज़ों को आप समझिए, क्योंकि देखिए यूपीएससी का जो पेपर होता है दोस्तों, वो रटने वाला नहीं होता है, आपको समझने वाला होता है। हाँ, समझ के रट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समझ के रटना भी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ को आपको सोचेंगे कि एग्ज़ाम में जो है मतलब रिकॉल करना भी है ना, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है? और टाइम भी कम है, 2 घंटा, तो उसमें आपको चीज़ें याद भी होनी चाहिए, है ना? रटने के बाद मतलब समझने के बाद याद कर लीजिए आप उसको। मतलब इस तरह से आप उसको पढ़िए, समझिए कि आपको वो चीज़ें याद हो जाए। कुछ फैक्ट वैक्ट हो तो उसको याद ही कर लीजिए। समझ रहे हैं? लेकिन उल्टा मत नहीं जाना है कि रटेंगे फिर समझेंगे, वही नहीं। आगे समझना है, फिर रटना है, ठीक है? कुछ अगर आपको समझने में दिक्कत होता है, तो हम आपके लिए तो बैठे ही हैं ना दोस्तों, ठीक है? हम इतना जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके लिए कर रहे हैं? निस्वार्थ भाव से? क्या हमको कोई पैसा मिल रहा है? बताइए। हम आपसे कोई पैसा ले रहे हैं, हम क्यों इतना कर रहे हैं? हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है और अच्छे से आप पढ़िए, पढ़ाई पे पूरा फ़ोकस कीजिए, ठीक है? बाकी हम अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट लगा रहे हैं। आपका एफ़र्ट जब तक नहीं होगा, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक मेरा एफ़र्ट दोस्तों व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है? इसलिए आप इसको समझिए गंभीरता को, चीज़ों को, और गंभीरता के पूर्वक सीरियसली पढ़ाई कीजिए, ठीक है? समझ रहे हैं? चलिए, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, तो रेन फ़ॉरेस्ट और जो स्वाम्प होगा, दलदल में भी देखिए आपको पेड़-पौधा ये सब खूब दिख जाएगा, ठीक है? अब दलदल भी मैंने आपको बताया, दलदल क्या है, ना तो वहाँ पानी है, ना तो लैंड है, मतलब क्या है, इकोटोन, ठीक है? रेन फ़ॉरेस्ट तो इकोटोन नहीं है, फिर भी यहाँ पे देखिए बायोडायवर्सिटी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया है, वो खूब सारा बारिश, खूब सारा पानी और खूब सारा मतलब, ठीक है, टेम्परेचर भी अच्छा। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन मैंने बताया था, अगर हम फ्रेश वाटर लेंगे दोस्तों, ठीक है? फ्रेश वाटर लेंगे, तो उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होता है, वो 10 पीपीएम होता है। अगर ताज़ा पानी लेंगे, तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन 10 पीपीएम होगा, ठीक? ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो प्रेज़ेंट रहता है, घुलित ऑक्सीजन, वो एटमॉस्फेयर की तुलना में कम होगा। मतलब आप जितना मान लीजिए 1 मीटर क्यूब आप पानी लीजिए, ठीक है? 1 लीटर पानी लीजिए और 1 लीटर लीजिए हवा, तो दोनों में ऑक्सीजन किसमें ज़्यादा होगा? तो हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और कितना, लगभग 150 टाइम्स, 150 गुना, ठीक है? वो थोड़ा ध्यान रखना है। विंटर किल क्या होता है दोस्तों? एक फिनोमिना है, सिंपल बात है, ये बर्फ़ है, ये मतलब पानी है, ठीक है? टेम्परेचर बहुत कम हुआ तो ऊपर का जो सरफेस है, ऊपर वो बर्फ़ बन गया, वो सॉरी बर्फ़ जम गया, बर्फ़ जम गया, लेकिन नीचे अभी भी क्या है? पानी है, ठीक है? राइट? लेकिन अंदर में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि जो बर्फ़ है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। लेकिन अंदर में जो भी जीव-जंतु है, वो साँस तो ले रहा है, और साँस कहाँ से लेगा? ऑक्सीजन जो प्रेज़ेंस है उसी में। अब पेड़-पौधा जो नीचे है यहाँ पे, पेड़-पौधा जो है या प्लैंकटन है, वो खाना नहीं बना पाएगा, क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बर्फ़ उसको रोक दे रहा है, ठीक है? तो एक तरफ इसमें जो प्लांट-व्लांट है, जो एनिमल-वेनिमल है या खुद प्लांट है, उसको साँस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ नहीं रही है, क्योंकि ऑक्सीजन बनाएगा कौन? प्लैंकटन बनाएगा, फाइटोप्लैंकटन, जो खाना जो ऑक्सीजन के प्रेज़ेंस में फोटोसिंथेसिस, मतलब जो CO2 लेता है और ऑक्सीजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करता है, वही तो होता है इसमें। लेकिन प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है, ये पानी में घट जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? जिसके कारण जो मछली है वो मर जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो, ठीक है? प्लस जो मछली-वछली मरेगी, तो वो बॉडी उसका सड़ेगा, तो और ऑक्सीजन का डिमांड करेगा पानी में, पानी से, और पानी से ऑक्सीजन और कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ पे जितने पेड़-पौधे, जीव-जंतु रहेंगे, वो मर जाएँगे धीरे-धीरे करके, ठीक है? फिर बर्फ़ जब पिघलेगा दोस्तों, तब देखेंगे कि ये जो मछली है, मरा हुआ पेड़-पौधा सब तैर के ऊपर आ जाएगा, है ना? क्योंकि मरने के बाद आदमी का जो वेट है वो कम हो जाता है, हल्का हो जाता है वो, तो पानी के से ऊपर आ जाएगा। उसी को विंटर किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंटर किल, ठीक है? तो विंटर किल एक फिनोमिना है, जहाँ पे ऊपर में बर्फ़ जम जाता है, जो सनलाइट को रोक देता है, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो और डिज़ोल्व ऑक्सीजन घट जाता है, तो मछली-वछली मर जाते हैं। तो उसी को विंटर किल हम लोग बोलते हैं, ठीक है? अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग और डिज़ोल्व ऑक्सीजन का क्या रिलेशन है। तो आपको पता है ये हमारा पानी है, पानी है, पानी है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है? तो H2O जो है, H2O, वो टूट सकता है H2 और O2 में। मतलब ऑक्सीजन जो होगा वो H2 से उतना ज़्यादा
नहीं जुड़ा रहेगा, क्योंकि पानी जो है वो आपका कम हो जाएगा, पानी जो है वो कम हो जाएगा, सॉरी पानी बोल रहे, टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा, तो जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना पानी के साथ, वो टूट जाएगा, ठीक है, और उससे डी ऑक्सीजन जो है वो ऊपर उड़ जाएगा, पानी से निकल जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगा, ठीक है, तो जो भी जीव जंतु उसमें मर जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग होने से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो सोलिबिलिटी है जल में घुलने का, वो कम हो जाता है, ठीक है, और वो डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है ऑक्सीजन, और फिर वो निकल जाता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो घट जाता है। इसे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु हैं, वो मरने लगते हैं, ठीक है, राइट। इसीलिए जितने भी प्लांट और एनिमल है, मैक्सिमम जो है दोस्तों कुछ कम टेम्परेचर को ही सह पाता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर आप कर दीजिएगा तो फिर वो मर जाएगा, तो उसी को बोलते हैं टेम्परेचर टॉलरेंस, ठीक है। तो एक्वाटिक और खासकर जो समुद्र में जो या जो पानी में रह रहे हैं, वो टेम्परेचर बहुत ही कम टेम्परेचर को सहने का उसमें शक्ति होता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा होता है तो उनका जीने मतलब जो है जीवन के लिए खतरा हो जाता है। बाकी फिर फोटिक और एफोटिक जोन हमने आपको बता दिया। फोटिक जोन वो होता है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, फोटोसिंथेसिस होता है। एफोटिक मतलब डार्क जोन, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बस यहाँ पे आपको जीव जंतु रहेंगे, वो बस सांस लेगा, पेड़ भी होगा तो, और वो डिकम्पोजिशन वहाँ पे होते रहेगा, चीज़ों सड़े गलेगा, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए, जो जिस तरह से आपको पता है कि अम, सरकार आपको सर्विस देती है, कोई सेवा देती है, उसी तरह से जो इकोसिस्टम है दोस्तों, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है ना, वो भी हम लोग को सर्विस देती है, ठीक है, सेवा देती है। उसी को हम लोग इकोसिस्टम सर्विस, पारिस्थितिकी सेवाएँ बोलते हैं, और ये 4 टाइप्स का होता है, 4 कैटेगरी का होता है। सिंपल है, पहला है प्रोविज़निंग सर्विस। प्रोविज़निंग सर्विस मतलब कि ये कुछ आपको पर्यावरण से कुछ ऐसा चीज़ मिलेगा जिसको आप कंज़्यूम करेंगे, जिसको आप खाएँगे, जैसे फूड, भोजन मिलता है, अनार-वनार, नारियल ये सब, पीने का पानी मिलता है, टिम्बर लकड़ी मिलता है, मेडिसिनल हर्ब्स जड़ी-बूटी ये सब औषधीय पौधा मिलता है, और रॉ मटेरियल कच्चा माल लकड़ी-वकड़ी हो गया, सनमाइका और ये सब आपको इकोसिस्टम से मिलता है, तो उसको बोलते हैं प्रोविज़निंग सर्विस। प्रोविज़निंग सर्विस में सिंपल याद रखिएगा, कंज़्यूमर के लिए ही डायरेक्टली उसको कंज़्यूम कर लेता है वो, उपज की वस्तु या उपभोग की वस्तु हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा होता है रेगुलेटिंग सर्विस, नियमन सेवा, ये कुछ खाने को नहीं देगा, लेकिन ये चीज़ों को रेगुलेट करेगा। रेगुलेट मतलब अगर ये नहीं रहेगा तो आपको वो चीज़ नुकसान पहुँचाएगा। जैसे बाढ़ है, तो बाढ़ को ये कंट्रोल करता है, पूरा ख़त्म नहीं करेगा। अगर आपको पता है जंगल में अगर दोस्तों जंगल नहीं होगा तो आपको पता है बारिश जो होगा वो भी कम हो जाएगा, मतलब सूखा कम होगा, सॉरी सूखा ज़्यादा होगा। प्लस बारिश अगर होगा एक ही साथ पूरा वो डुबा देगा, है ना? पूरा, और क्योंकि जड़ अगर होगा पौधे का तो पानी को वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, मिट्टी में डाल देता है। लेकिन जड़ अगर नहीं होगा, आप देखिए शहर-वहर में बाढ़ अगर थोड़ा-सा भी बारिश होता है तुरंत भर जाता है, क्यों? क्योंकि पेड़-पौधा ये सब नहीं है, प्लस तालाब-उलाब भी उतना अब खत्म हो गया है। तो जो इकोसिस्टम था, नेचुरल इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है? यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम में हम ब बात करेंगे, या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे पार्क-वार्क हो गया, वो सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया, है ना? तो नेचुरल इकोसिस्टम जो 1 मिनट, चलिए। नेचुरल इकोसिस्टम हो या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो, वो कुछ चीज़ों को रेगुलेट करता है। अब इसको एग्ज़ाम्पल आपको ध्यान रखना है। जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन है, जलवायु नियंत्रण, जैसे फ्लड प्रोटेक्शन है, बाढ़ से सुरक्षा, जैसे स्टॉर्म सर्ज प्रोटेक्शन है, ठीक है? तूफ़ान आता है तो उसे रोकता है। अगर मान लीजिए तूफ़ान आ रहा है समुद्र में, और अगर समुद्र के जो तट है, उस पे अगर आपका दोस्तों पेड़-वेड़ लगा हुआ है, तो वो तूफ़ान को कमज़ोर कर देता है। इसलिए देखिए, जो हिरोशिमा सॉरी जो हमारा सुनामी आया था, तो जिस एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़-पौधा था समुद्र में, वहाँ पे सुनामी का प्रभाव उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। जिस तट में पेड़-पौधा नहीं था, उसमें सुनामी ने तहस-नहस कर दिया। जो मैंग्रोव होता है देखिए, वो समुद्र को, ये जो ज्वार-भाटा आता है, ठीक है? या कोई स्टॉर्म आता है या कोई साइक्लोन आता है, उसको कमज़ोर कर देता है, और ताकि उसका प्रभाव इम्पैक्ट जो होता है वो लैंड एरिया में, जो समुद्र से सटे हैं उसमें धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप दूर जाइएगा कम होगा। डिटेल में मैंग्रोव में हम ये देखेंगे। उसी तरह से कार्बन को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, प्लांट को आपको पता है CO2 लेगा, फोटोसिंथेसिस हुआ, और वो प्लांट जो है प्लांट में CO2 वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। नहीं तो अगर सोचिए प्लांट नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर में कितना CO2 बढ़ जाएगा, जो नुकसान है ना? फिर सांस्कृतिक चीज़ भी प्रोवाइड होता है, सांस्कृतिक सेवा, ये सिंपल है, हम लोग घूमने-वूमने जाते हैं, पूजा-वूजा करते हैं, टूरिज़्म हो गया, मनोरंजन चीज़, है ना? तो वो भी आपका क्लाइमेटिक सर्विस भी दे रहा है। लोग घूमने जाते हैं मनाली, शिमला, क्या देखने जाते हैं? इकोसिस्टम, है ना? नेचुरल चीज़, है ना? फिर सपोर्टिंग सर्विस है, कुछ चीज़ को सपोर्ट करता है।
ठीक है, जैसे मिट्टी के बनने में सपोर्ट करेगा, ठीक है। रीजनरेशन, किसी चीज़ को एरिया को पुनर्जीवन करने में भी, बंजर हो चुका है, देखिए धीरे-धीरे करके वहाँ बारिश-वारिश जब होगी तो वो एरिया फिर से हरा-भरा हो जाता है। तो रीजनरेशन करने में या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ऑलरेडी हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल देख ले चुके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मीथेन, ये सब, है ना? तो उसमें भी ये रोल प्ले करता है। तो ये जो 4 टाइप का जो सर्विस है, उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए मेरे साथ फटाफट। प्रोविजनिंग सर्विस क्या-क्या होता है? पढ़िए एग्ज़ाम्पल आप, मैं रुका हुआ हूँ, पढ़ लिए होंगे। रेगुलेटिंग सर्विस क्या-क्या होता है? आप पढ़िए, ठीक है। कल्चरल सर्विस क्या-क्या होता है? आप पढ़िए। फिर सपोर्टिंग सर्विस क्या-क्या होता है दोस्तों? पढ़िए। अब हम करेंगे क्या कि जैसे कि हम जब एक पेज पढ़ा लेंगे तो हम एक 20 सेकंड के लिए रुक जाएँगे और पूछेंगे ये कि आपको एक बार पढ़ लीजिए। तो आप पढ़ लेंगे तो साथ-साथ आप रिवीजन भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है टोटल पोटेंशियल मैनग्रोव वैल्यू, ठीक है? टोटल कितना मैनग्रोव का वैल्यू होता है, मतलब मैनग्रोव के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि हम लोग, मैनग्रोव भी एक इकोसिस्टम है ना? तो उसको हम देख रहे हैं कि उससे हमको क्या-क्या सिर्फ उसमें उससे प्रोविजनिंग सर्विस क्या मिलता है, रेगुलेटिंग या कल्चरल क्या, ताकि आपको और भी ये चारों सर्विस के बारे में आइडिया और हो जाए। तो मैन्ग्रोव से हमको कंज्यूम करने का क्या-क्या चीज़ मिलता है दोस्तों? लकड़ी मिलेगा, ठीक है? और बहुत सारे स्पीशीज़ का ये घर भी होता है, ठीक है? रेगुलेट क्या करता है? सिंपल है, वाटर को फ़िल्ट्रेशन करेगा, ठीक है? तूफ़ान से सुरक्षा करता है। सपोर्ट क्या-क्या करेगा? कि मछली के लिए नर्सरी है, रहने के लिए स्थान है। बायोडायवर्सिटी को करता है। कल्चरल क्या, लोग घूमने-वूमने जाते हैं, और जो कम्युनिटी है उसको भी सपोर्ट करता है, इंडिजिनियस कम्युनिटी। ये हो गया। फिर इकोसिस्टम वैल्यूएशन क्या होता है? तो जो भी इकोसिस्टम से हमको सर्विस मिल रहा है, चाहे वो प्रोविजनिंग हो, रेगुलेटिंग हो, ठीक है, कल्चरल हो, ठीक है ना? या सपोर्टिंग हो, तो हम लोग उसको तो नाप नहीं सकते। क्या आप नाप सकते हैं कि मिट्टी जो है वो कितने का बना है? कहीं कर सकते हैं। जैसे आप घूमे तो आपको मज़ा आया, कितना उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना है, कितना उसका मौद्रिक मूल्य है, नहीं नाप सकते। लेकिन फिर भी अगर हम मॉनेटरी वैल्यू अगर किसी को दे देते हैं कि इकोसिस्टम सर्विस को निर्धारण कर देते हैं, ठीक है? ताकि हमको पता चले कि जंगल अगर हम काट रहे हैं, तो जंगल काटने से सिर्फ़ ये नहीं होता है कि लकड़ी खत्म हो गया, जंगल का बहुत अपना रोल है ना। प्रोविज़निंग सर्विस, कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग, मतलब वही रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग एक ही हो गया। एस्थेटिक और जो हमारा सपोर्टिंग, ये चारों सर्विस भी लॉस होगा दोस्तों, ठीक है? तो कोई भी प्रोजेक्ट जब हम करते हैं तो ये चीज़ को जब एनालिसिस करते हैं तो किस आधार पे करते हैं? इकोनॉमिक वैल्यूएशन उसको बोलते हैं, ठीक है? पारिस्थितिकी मूल्यांकन, जिसमें इकोसिस्टम के द्वारा प्रदान किए गए चीज़ों का आर्थिक मूल्य वो डिसाइड किया जाता है। हो गया? नेक्स्ट हमारा है TEEB, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी, ठीक है? ठीक है, तो एक हमारा एक संस्था टाइप का है ये, इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी के लिए, वो भी इकोनॉमिक्स है, मतलब वही आप समझ गए होंगे क्या हम समझाना चाह रहे हैं कि इकोसिस्टम से या बायोडायवर्सिटी से जो भी हमको इकोसि इकोसिस्टम का सर्विस मिल रहा है, उसका मॉनेटरी वैल्यू को डिसाइड करने के लिए या बताने के लिए एक संस्था है, या एक एसोसिएशन है, या एक ग्रुपिंग है, या एक कुछ भी मीटिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं TEEB, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी। ये भारत के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था पवन सुखदेव। उन्हीं के द्वारा ये लीड किया गया है, नेतृत्व में किया गया है, और UNEP ने इसको जो है होस्ट किया था, संचालन किया था। ठीक है, इसमें वही करते हैं। हाँ, जब भी हम इकोनॉमिक डिसीजन कोई लेते हैं, ठीक है, कि हमको वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना है, नहीं लगाना है, तो सिर्फ़ हम ये ना देखें कि प्रोजेक्ट बनाने में हमको कितना खर्चा है, उससे क्या बेनिफिट होगा, बल्कि ये भी देखें कि उसके कारण एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है या कितना फ़ायदा हो रहा है, उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना उसका हम लोग असाइन करें, ताकि हमको एक कम्प्रिहेंसिव आइडिया मिले, ठीक है? और हम नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग में प्राकृतिक पूंजी लेखांकन को बढ़ावा दें। सिर्फ़ हम लोग ने इकोनॉमिक कैपिटल अकाउंटिंग आर्थिक रूप से मत देखें, हम लोग नेचर को भी एक पूंजी के रूप में देख के उसका अकाउंटिंग करें, ठीक है? क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस। तो ये भी है, जो भी इकोसिस्टम हमको सर्विस दे रहा है, उसके लिए भुगतान, ठीक है? तो एक ऐसा व्यवस्था है जहाँ पे जो कम्युनिटी है, उसको मुआवज़ा दिया जाता है, कंपेंसेट दिया जाता है कि वो इकोसिस्टम को कंज़र्व करे। तो जो फ़ाइनेंस कमीशन, आपको पता है फ़ाइनेंस कमीशन जब राज्यों को पैसा दिया जाता है कोई पैरामीटर के तहत, तो उसमें एक पैरामीटर जो फॉरेस्ट कवर भी होता है कि नहीं? तो फॉरेस्ट कवर जिस एरिया स्टेट में जितना ज़्यादा होगा, उसको सेंटर से उतना ज़्यादा क्या मिलेगा? ग्रांट मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि इसके पीछे भी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है दोस्तों? इसके पीछे भी जो आइडियोलॉजी है वो है क्या? द पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस। जो इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं।
ताकि कम्युनिटी जो है ज़्यादा पैसा उसको मिलेगा, तो उसके पास इंसेंटिव भी रहेगा कि हाँ चलो हम नेचर को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, हमको सरकार से ज़्यादा फंडिंग मिल रहा है, तो वो उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिमालयन जो राज्य है, ठीक है, वो कौन-कौन सा इकोसिस्टम सर्विस दे रहा है, ठीक है। आपको पता है कि जितना भी जंगल है, अगर हम बात करें कि हिमालयन स्टेट का उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 41.5% मतलब भारत में जितना भी जंगल है, उसका लगभग समझ लीजिए 40% से ऊपर जंगल जो है वो हिमालय स्टेट में, जिसमें आएँगे जम्मू एंड कश्मीर, भले यूटी है लेकिन जंगल है ना वहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका अरुणाचल हो गया, हिमाचल हो गया, यूपी का भी कुछ एरिया हम रख सकते हैं उसमें, सिक्किम हो गया, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल हो गया और पूरा मतलब नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स हो गए। असम को भी उसमें थोड़ा-सा शामिल कर लेते हैं, तो ये हिमालय स्टेट आएगा मतलब जहाँ-जहाँ हिमालय है। नॉर्थ ईस्ट में भी उसको पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। तो ये सारा स्टेट जो है दार्जिलिंग से है वेस्ट बंगाल मतलब उसमें हिमालय आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें जंगल कितना है 40% है और उसी कार्बन कितना स्टोर करता है लगभग 5.4 बिलियन है। ये डेटा आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, मेंस में आएगा मान लो हिमालय से कुछ क्वेश्चन आ गया तो कुछ 1-2 डेटा आपको याद होना चाहिए और लगभग इसमें पानी रिवर भी बहुत है, खूब सारा पानी उसमें हर साल मिलता है। अमेज़न को बचाने के लिए एक फंड बनाया गया है जिस और ये $1 बिलियन का फंड है, ठीक है। अमेज़न फंड इसको नॉर्वे और जर्मनी इस फंड को सपोर्ट करता है अमेज़न फॉरेस्ट को बचाने के लिए। और जो हमारा REDD प्लस मैकेनिज़्म इसके बारे में हम आपको पढ़ाएँगे, जब हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेज़र्टिफ़िकेशन का बात करेंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ाएँगे, ठीक है। इसमें फुल इसका मतलब यही है कि जो डिफ़ॉरेस्टेशन होता है और फ़ॉरेस्ट का जो कटता है या फ़ॉरेस्ट का जो नुकसान होता है, उसको कम करना, उसी को बोलते हैं REDD मैकेनिज़्म। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो उस ये उसी तरह का एक मैकेनिज़्म है, जंगल को आप जब दोस्तों बचाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है कि जो CO2 है उसका एमिशन जो होगा वो कम होगा जंगल के कटने से। अब फॉरेस्ट का आप यूज़ भी करेंगे। इस फंड को मैनेज किया जाता है ब्राज़ील का डेवलपमेंट फंड के द्वारा। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ब्राज़ील गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि फॉरेस्ट का हम लोग काट के वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन नॉर्वे और जर्मनी उसको अपोज़ कर रहा है। तो ये फंड के बारे में बा याद ध्यान रखना है कि नॉर्वे और जर्मनी ने मिलके इसको बनाया है, ठीक है? REDD प्लस मैकेनिज़्म के तहत ये बनता है। फिर जो ब्राज़ील का जो बैंक है उसको मैनेज करता है, ये सारा आपको ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन दे देगा मान लो कि यूनाइटेड नेशन का फंड है या ये है, वो है, तो गलत होगा, ठीक है? अगर हम देखें कि ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट और ग्रीन जीडीपी, तो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट वही है दोस्तों कि इकोसिस्टम जो सर्विस हमको मिल रहा है, उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है? तो इसके लिए ग्रीन जीडीपी भी होता है। ग्रीन जीडीपी मतलब टोटल जीडीपी आप निकाल लीजिए। अब जीडीपी आप जब निकाल रहे हैं, आपको पता है कि जो भी चीज़ हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके कारण एनवायरनमेंट हमारा डैमेज होता है। जैसे कि आप मान लीजिए पानी का बॉटल बना रहे हैं, तो उसके लिए प्लास्टिक यूज़ करेंगे, पॉल्यूशन भी होगा, या पेपर कॉपी बना रहे हैं, तो कॉपी के लिए पेड़ काटेंगे तो उसका भी लॉस होगा। तो जीडीपी में से जो नेचुरल कैपिटल कंज़म्पशन जो आपने रिसोर्स का खत्म किया या डिग्रेडेशन किया, संसाधन ह्रास या पर्यावरण क्षति है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू आप निकाल लीजिए, उसको जीडीपी से जब मिला माइनस करेंगे, तो जो जीडीपी आप वो निकलेगा वो आपका एक्चुअल वो जीडीपी आएगा जो एनवायरनमेंट को अपने ध्यान में रख के जीडीपी कैलकुलेट किया, इसलिए उसको ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। तो भूटान और उत्तराखंड जो है वो अपना ये कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो सी ग्रास होता है वो कौन-कौन सा इकोसिस्टम सर्विस आपको देता है कैसा, वो देख लेते हैं। तो सी ग्रास को समुद्री घास भी बोलते हैं। ये समुद्र में रहने वाला, पाया जाने वाला एक्वाटिक फ्लावरिंग प्लांट है। ये आपका सी वीड नहीं है, मतलब समुद्र में पाए जाने वाला खरपतवार नहीं होता है सी ग्रास। सी ग्रास फ्लावरिंग प्लांट है जो समुद्र में मिलता है, मतलब पानी में मिलता है बेसिकली, समुद्र में नहीं बोलना ठीक है, पानी में मिलता है, ठीक है। ये आपको शैलो पानी में मिलेगा, ठीक है। उथला पानी, खारा पानी, मीठा पानी ट्रॉपिकल एरिया से आर्कटिक एरिया तक मतलब पूरा इंडिया ग्लोब में मिलेगा, ठीक है। और यह वहाँ पे मिलता है जहाँ पानी जो है थोड़ा साफ-सुथरा है, वहाँ पे आपका टर्बिडिटी जो है वो कम है, मतलब मटमैला पानी नहीं है, तभी ना सूर्य का प्रकाश लगेगा और ये साँस लेगा और खाना बनाएगा। इसलिए टर्बिडिटी जहाँ लो है वहीं पे ये रह पाता है और ये पूरा इंडिया के कोस्ट में मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट में ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये सीग ग्रास है, चूँकि खाना ये खुद बना रहा है ना? और ये इसलिए इसको इकोसिस्टम इंजीनियर भी बोलते हैं, इकोसिस्टम का इंजीनियर होता है, अभियंता होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट को ये मॉडिफ़ाई करता है और एडॉप्ट कर भी लेता है, ठीक है? और बहुत डुगोंग आप पता है आगे हम देखेंगे डुगोंग के बारे में, समुद्री गाय इसको बोलते हैं। तो वो सी ग्रास को खाता है, खाना उसको खाता है, उसी से अपना पेट भरता है
और ये ग्रास है दोस्तों, तो CO2 को ये स्टोर करता है। बोला जाता है कि 1 एकड़ अगर समुद्री घास है और उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप जंगल में एरिया लीजिएगा, रेन फॉरेस्ट में आप ले लीजिए 1 एकड़ सी ग्रास, और 1 एकड़ सी ग्रास आप 1 एकड़ आप जंगल ले लीजिए रेन फॉरेस्ट एरिया में, 1 एकड़ सी ग्रास ले लीजिए समुद्र में, तो 1 एकड़ जो सी ग्रास में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने का जो क्षमता होगा वो 3 गुना होगा एज कम्पेयर टू कार्बन ऑफ रेन फॉरेस्ट एकड़। ठीक है। 10% जो कार्बन होता है वो ओशियन में बरीड होता है, और आपको पता है ओशियन, ठीक है, बरीड होता है कहाँ पे आपको, सी ग्रास में। सी ग्रास पूरे समुद्र का मात्र 0.2% है, जितना भी समुद्र का एरिया है उसका मात्र 0.2% समुद्री ग्रास उसमें पाया जाता है। कितना कम है। लेकिन जितना ओशियन में हमारा कार्बन है, स्टोर है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका 10% सी ग्रास करता है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। एरिया में मात्र 0.2% है पूरे एरिया का, समुद्र का एरिया का। लेकिन अगर CO2 को स्टोर करने का बात हो तो जितना भी समुद्र में CO2 है उसका 10% जो है सी ग्रास स्टोर करता है। और ये खाना खुद बनाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करता है, और यहाँ पे घर वर के लिए घर भी बना देता है, मछली वछली यहाँ पे आके अंडा उंडा देता रहता है। और प्लस मिट्टी का जो इरोजन होगा, वर्धन होगा, ठीक है, जो टाइड्स वाइड्स आएगा उसको भी ये कमज़ोर कर देता है और बचाता है कोस्टल एरिया वाले को। ये हो गया सी ग्रास के बारे में। सी ग्रास को खतरा भी है, क्योंकि एक तरह का घास ही समझ लिए, घास ही है, समुद्री घास। तो जब बहुत ही ज़्यादा ग्रेजिंग होगा, चराई लोग चराई करेगा कौन, जानवर उनवर जैसे डुगोंग या और भी, या फिर उसका डेसिकेशन होगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा या स्टॉर्म हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, तो उससे भी ये नष्ट होता है। यूट्रोफिकेशन के बारे में ऑलरेडी हमने बताया कि किस तरह से वो पूरा इकोसिस्टम को तबाह कर देता है। मैकेनिकल डैमेज, कोई मशीन वशीन के कारण, या फिर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं समुद्र से, तो उसके कारण भी आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया था। ठीक है। उसी तरह से किस तरह से नुकसान होता है ये हमने बता दिया था, अलगल ब्लूम क्या होता है ना, ये सब हमने देख लिया था। उसी तरह डुगोंग के बारे में देखेंगे तो डुगोंग जो है इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं। ठीक है। ये शाकाहारी होता है और समुद्र में रहता है। ये आपको ज़्यादातर गल्फ ऑफ, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा भारत के जो कोस्ट है यहाँ यहाँ पूरा मिलेगा, क्योंकि IUCN में ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल है इसका मतलब बहुत ही कम जगह पे मिलेगा। ज़्यादा ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे और गल्फ ऑफ कच्छ में मिलेगा। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, और आईयूसीएन के जो है दोस्तों, वो आपका किस में है, IUCN का जो है वो वल्नरेबल में आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सीवीड कौन-कौन सा इकोसिस्टम सर्विस दे रहा है, तो सिंपल है याद करना। ठीक है। देखिए जब हमने सी ग्रास के बारे में बात किया था, ठीक है, सी ग्रास, तो सी ग्रास जो था वो क्या था दोस्तों, घास था और फ्लावरिंग प्लांट था, फूल देता था। लेकिन जब सीवीड जो है समुद्री खरपतवार, तो ये आपको फूल नहीं देगा। ठीक है, ये फूल नहीं देता है, ये नॉन फ्लावरिंग है। जबकि लेकिन ये खाना वाना ये सब शेल्टर वेल्टर देता है, प्लस फाइटोप्लैंक्टन जो है, और जू प्लैंक्टन को ये सपोर्ट करता है, उनको न्यूट्रिएंट देता है, वाटर का क्वालिटी को मेंटेन करता है, क्योंकि एक्सेस अगर नाइट्रोजन फास्फोरस अगर समुद्र में है तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और यूट्रोफिकेशन को रोकेगा। ठीक है। वाटर का क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है, कार्बन भी स्टोर करता है सीवीड, क्योंकि प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 स्टोर करेगा। और क्लाइमेट चेंज से मदद करता है ना, लड़ने में, क्योंकि CO2 बढ़ेगा तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारा चीज़। ठीक है, राइट। प्लस जो मेरीन फॉरेस्ट है, जैसे केल्प फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसको बनाने में भी बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करता है ये। ठीक है। और अंडर वाटर जो फॉरेस्ट होता है, अंडर जंगल टाइप का नहीं होगा, आपने देखा होगा केल्प फॉरेस्ट, आप सर्च कीजिएगा, वैसे हम लोग को इस सिलेबस में ही पढ़ना है। तो केल्प फॉरेस्ट को भी मेंटेन करने में ये मदद करता है। ठीक, केल्प जो फॉरेस्ट होता है वो कोई जंगल नहीं है। ठीक है, ये आपका समुद्री घास, समुद्री वीड है, सीवीड। तो सीवीड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है समुद्र में तो एक जंगल जैसा आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब घना हो जाएगा थोड़ा, मोटा-मोटी, उसको हम लोग केल्प फॉरेस्ट बोलते हैं। तो केल्प फॉरेस्ट कोई फॉरेस्ट नहीं है बल्कि सीवीड ही होता है, समुद्री खरपतवार होता है। ठीक है। अगर हम देखें कि जो कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस क्या है, वाणिज्यिक महत्व क्या है समुद्री हमारा खरपतवार का, तो समुद्री खरपतवार आपको पता है अभी के डेट में बहुत इसका डिमांड हो गया है, क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो सूजन को कम करने का इसमें प्रॉपर्टी होता है। इसलिए बहुत सारा कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइज़र में, जानवर का चारा में और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में इसका यूज़ होता है। प्लस फसल का फसल और बहुत सारे इसमें विटामिन होता है, न्यूट्रिएंट होता है। तो बायो स्टिमुलेंट्स के रूप में भी इसका एक्सट्रैक्ट जो होता है प्रयोग किया जाता है फसल का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए।
अगर इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे तो वही हम लोग बात करेंगे, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट यूट्रोफिकेशन को मदद कर रोकता है, अलगल ब्लूम को रोकता है। हेवी मेटल अगर रहेगा तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को साफ बना देता है, ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिएंट देता है, प्लांट को सपोर्ट करता है, एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है, बहुत सारे जीव जंतु का घर होता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ये मदद करता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वही है, CO2 को स्टोर करता है ये, ठीक है। और ब्लू कार्बन इसलिए बोले हैं क्योंकि ब्लू कार्बन मतलब क्या हुआ, जो कार्बन समुद्र में, ठीक है। फिर सीवीड का अगर हम कल्टीवेशन देखें तो भारत में इसका कल्टीवेशन भी होता है, ठीक है। आपको पता है भारत जो है वो टोटल पूरे विश्व में 12 जो है 12 मेगा डाइवर्स कंट्री है, उसमें से एक हमारा इंडिया भी है। आगे मेगा डाइवर्स में हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, आगे टॉपिक आएगा, आपको घबराना नहीं, ठीक है। तो भारत में सीवीड पाया जाता है, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं। और सीवीड का फार्मिंग भी होता है कि हमने देखा है बहुत सारा इसका यूज है, तो सीवीड जो है सरकार उसको प्रमोट भी कर रही है, उसका क्या करने के लिए, खेती करने के लिए, ठीक है। हमारे पास 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन भी है, तो आसानी से किया भी जा सकता है। अब हम देखिए कि सीवीड को फसल करने में क्या दिक्कत है। पहला तो ये है कि उतना ज़्यादा ये फेमस नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, और प्लस स्किल्ड लेबर, प्रशिक्षित श्रमिक चाहिए, लेकिन लेबर का शॉर्टेज हो जाता है। जैसे चावल का खेती जब कटता है, खेत कटता है या चावल के समय, तो आप सीवीड लगाइएगा कि चावल काटिएगा, दोनों में मतलब कंपटीशन चलेगा। फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, प्लस जो वेज है वो अनस्टेबल है, ज़्यादा वेज बढ़ता घटता नहीं है, बहुत अनस्टेबल है, तो लाइवलीहुड का भी संकट है, ठीक है। प्लस इसको हार्वेस्ट करने में, कटाई करने में मतलब खतरा भी है, क्योंकि 30 फीट से नीचे ऊपर गहराई इसका होगा पानी में भी, ठीक है। प्लस पुअर मैनेजमेंट अगर नहीं आप करेंगे, अच्छे से मैनेज अगर नहीं करेंगे, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अति दोहन भी आप कर सकते हैं। लालच होगा तो एक ही साथ पूरा सीवीड को था मतलब कबाड़ उबाड़ के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, मार्केट में भी उतना डिमांड नहीं है कि लोगों को जागरूकता भी नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे हाँ, इसका डिमांड बढ़ रहा है, सीवीड का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में दोस्तों। तो वेटलैंड इकोसिस्टम में वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। आर्द्र मतलब जो पानी में भींगा होता है, मतलब पानी में जिसमें पानी से वो गीला होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ना तो वो पूरा झील है, ठीक है, और ना ही पूरा वो मतलब दलदल टाइप का उस एरिया, मतलब थोड़ा-थोड़ा गीला-गीला रहेगा, उसको वेटलैंड बोलते हैं। तो रामसर एक जगह है ईरान में, ठीक है, यहीं पे आपको रामसर कन्वेंशन भी साइन हुआ था, है ना? शायद 2 फरवरी के आसपास, हम देखेंगे आगे डिटेल में, हम लोग को पढ़ना है। तो वहाँ पे बात किया गया था रामसर के बारे में, सॉरी, वेटलैंड के बारे में। तो रामसर ने एक परिभाषा दिया, डेफिनिशन दिया वेटलैंड के बारे में। उन्होंने बोला वेटलैंड क्या है? इन्होंने बोला वेटलैंड जो है वो इकोटोन होता है। इकोटोन मतलब यहाँ पे 2 डिफरेंट इकोसिस्टम मिलता है। मैंने कल पहले भी बताया है इसके बारे में। तो एक तो टेरेस्ट्रियल स्थलीय मिलेगा और एक जलीय। दोनों के बीच का ये ट्रांजिशन एरिया है, संक्रमण क्षेत्र है, इसको वेटलैंड बोलते हैं। इन्होंने बोला वेटलैंड का जो मिट्टी होता है, उसमें ऑक्सीजन कम होता है, पानी में वो थोड़ा भीगा-भीगा रहता है। फिर पीरियोडिक फ्लडिंग आता है, वहाँ पे लगातार बाढ़ आते रहता है, क्योंकि पानी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वाटर लॉक्ड होगा, यहाँ पे आपको पानी भरा-भरा दिखेगा, और यहाँ पे वो जीव-जंतु मिलेंगे जो पानी में रह सकते हैं, पानी जिसको पसंद है, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन ने और वेटलैंड रूल 2017 के अनुसार, रामसर कन्वेंशन के अनुसार और वेटलैंड रूल 2017 के अनुसार, ठीक है, इको हमारा जो वेटलैंड है, वेटलैंड उस एरिया को हम लोग बोलते हैं, वो कोई भी मार्श हो सकता है, कोई भी दलदल हो सकता है, ठीक है, कोई भी नदी बाढ़ क्षेत्र हो सकता है, फेन हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। वहाँ पे पानी टेम्परेरी भी स्थायी भी रह सकता है, अस्थायी भी रह सकता है, ठीक है, उसको वेटलैंड बोलेंगे। अगर जब लो टाइड आ रहा है, ठीक है, जब लो टाइड आता है, सर आपको पता है उच्च टाइड और निम्न टाइड, तो जब निम्न टाइड आ रहा है और उस समय पानी अगर 6 मीटर से अधिक नहीं बढ़ा है लो टाइड के समय, तो वैसा एरिया चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, वहाँ पानी रह रहा है, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, वैसा एरिया को हम लोग वेटलैंड बोलेंगे, ठीक है। वेटलैंड में झील हो गया, लेक्स, रिवर, फ्लड प्लेन्स, मैनग्रोव, मार्शेस, स्वाम्प्स, पीटलैंड, एस्चुरी, टाइडल फ्लैट, कोरल रीफ, ये सब आते हैं। लेक्स आपको पता है झील, रिवर नदियाँ हो गया, फ्लड प्लेन मतलब जो समुद्र जैसी हमारा नदी है, तो नदी नदी आपको पता है कभी बाढ़ आएगा तो यहाँ पानी बहने लगेगा, यहाँ बहने लगेगा, और कभी यहाँ बहने लगे बाढ़ आएगा तो, लेकिन नदी नॉर्मल केस में यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन कभी-कभी बाढ़ आता है तो यहाँ-यहाँ बहने लगता है, तो इसको हम लोग फ्लड प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लड प्लेन, ठीक है। मैनग्रोव आपको पता है, मार्श और दलदल पता है, स्वाम्प मतलब भी वही होता है, पिटलैंड मतलब समझ रहे हैं जहाँ पे कोयला-वोयला बनता है, तो वैसे दलदल एरिया टाइप का या फिर जो थोड़ा भींगा-भींगा उसको पिटलैंड बोला जाता है। एस्चुरी आप समझ रहे हैं, जब नदी
डेल्टा नहीं बनाती है तो डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है, वो भी आपका वेटलैंड ही है। डेल्टा को भी वेटलैंड हम बोल सकते हैं। टाइडल फ्लैट्स, ठीक है, जहाँ टाइड्स आता है वहाँ पे जो फ्लैट एरिया क्रिएट हो जाता है, या फिर कोरल रीफ, ये सब वेटलैंड का एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि चावल का जो खेत होता है, ठीक है, डैम होता है, मछली का तालाब होता है, या सॉल्ट पैन्स, ठीक है, नमक का पैन जो होता है, जो आपको मिलता है समुद्री एरिया में, है ना, समुद्री एरिया के आसपास, कोस्टल एरिया में मिलेगा, समुद्री तट के आसपास, तो वो भी जो होता है दोस्तों वेटलैंड होता है। तो ये आप वेटलैंड का पूरा एग्जाम्पल आप ध्यान में आपको होना चाहिए। अब देखिए, जो झील होता है, झील दो टाइप का होता है दोस्तों। हमने देखा कि लेक भी है, वो भी एक वेटलैंड है, ठीक है। तो झील दो टाइप का होता है, एक होता है ओलिगोट्रॉफिक झील, और एक होता है यूट्रॉफिक झील। ओलिगोट्रॉफिक झील मतलब आप समझिए, इस झील में न्यूट्रिएंट कम है, न्यूट्रिएंट कम है तो यहाँ यूट्रोफिकेशन नहीं होगा, कम मतलब कम होगा। यूट्रोफिकेशन कम होगा तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी अधिक होगा, सिंपल है। मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया है, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन जहाँ होता है, आपको पता है कि वहाँ पे आपको खूब सारा, मतलब पूरा वो तालाब भर जाता है, पूरा हरा हरा हो जाता है, तो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी जो होगा दोस्तों, वो ज़्यादा होता है, इस सेंस में कि वहाँ पे पूरा काई वाई जम जाता है, हरा हरा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। और जहाँ पे आपको ओलिगोट्रॉफिक झील होगा, जहाँ पे न्यूट्रिएंट दोस्तों होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, न्यूट्रिएंट अगर नहीं होगा तो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ कम करेगा, फाइटोप्लैंक्टन कम करेगा तो जू प्लैंक्टन ये सब कम होगा, सिंपल है। तो उसको, वैसे झील को ओलिगोट्रॉफिक बोलते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिएंट कम पोषक तत्व होता है, इसलिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होगा, क्लीन वाटर, पानी साफ सुथरा होगा, टर्बिडिटी उतना नहीं होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो हाई ऑक्सीजन होगा गहराई में, क्योंकि आपको पता है जब यूट्रोफिकेशन होता है तो ये पूरा एरिया में काई जम जाता है, तो ऑक्सीजन को मिलने भी ये नहीं देता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर से बहुत कम ऑक्सीजन आता है, प्लस यहाँ पे जो जीव जंतु, जो पेड़ वेड़ होते हैं, वो भी धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। यूट्रोफिकेशन वही होता है, तो ऑक्सीजन जो होता है, इसीलिए यूट्रॉफिक झील में जो ऑक्सीजन होगा वो आपको गहराई में कम दिखेगा। लेकिन वही ओलिगोट्रॉफिक मतलब होता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं हो, मतलब कम न्यूट्रिएंट हो, तो वहाँ पे फिश आपको ज़्यादा दिखेगा, गहराई में भी दिखेगा, क्योंकि पानी साफ सुथरा है, प्लस ऑक्सीजन भी ठीक ठाक है। लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओलिगोट्रॉफी का देखिए, ओलिगोट्रॉफी जो झील होता है, उसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट ज़्यादा है वहाँ पे, तो फोटोसिंथेसिस ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन यूट्रोफिक लेक में आपको फोटोसिंथेसिस मतलब कम होता है इसमें, इसलिए फोटोसिंथेसिस कम होगा, इसीलिए ओलिगोट्रॉफिक झील में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होता है, लेकिन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है, क्योंकि मछली वछली ठीक ठाक रहता है। लेकिन अगर यूट्रॉफिक झील दिखेगा तो इसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अधिक होगा और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कम होगा, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन आपको कम दिखेगा यूट्रॉफिक झील में, ठीक है। न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होगा, टर्बिडिटी ज़्यादा होगा, और ये ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का, भूरा कलर का आपने देखा भी होगा, गाँव में भी शहर में भी होता है ऐसा, झील पूरा हरा हरा ग्रीन हो गया, वो यूट्रॉफिक, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है वहाँ पे। आप देखेंगे कि पेड़ पौधा अगल बगल वहाँ पे दिखेगा खूब, लेकिन वहाँ पे मछली वछली उतना नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं वहाँ पे गहराई में, है ना। क्योंकि ऊपर में ही आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा, कुछ ही एरिया बाद, कुछ समय बाद वो भी खराब खत्म हो जाएगा, पूरा महकने सड़ने गलने लगेगा, ठीक है, क्योंकि कचरा वहाँ पे जमा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फिश आप बहुत कम, मछली आपको गहराई में दिखेगा, और माइक्रो वाइक्रो खूब यहाँ पे दिखेगा आपको, कीड़ा वीड़ा सड़ा हुआ यहाँ पे। तो ये हो गया आपका ओलिगोट्रॉफिक या यूट्रॉफिक झील के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो लेक्स होता है, जो झील होता है, और जो वेटलैंड होता है, आर्द्रभूमि, दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों, जो लेक होता है, अगर हम बात करें कि वो कैसे बना है, तो वो बना हुआ है टेक्टोनिक मोमेंटेड, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में ऑलरेडी आपको आइडिया होगा, नहीं है कोई बात नहीं, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। या फिर फ्लूवियल, समुद्र मतलब फ्लूवियल नदी के द्वारा, या फिर जियोमॉर्फिक कुछ आकार में चेंज होने के कारण झील हमारा बनता है। लेकिन जो वेटलैंड होता है वो ज़्यादातर नदी के द्वारा या पानी के द्वारा बनता है, और रेसिडुअल झील, कोई झील अगर नहीं बन बच गया तो वो वेटलैंड बन जाता है। वाटर टर्नओवर अगर देखिएगा तो लेक में जो पानी होता है वो परमानेंट होता है, मतलब अस्थायी रहता है, लेकिन जो वेटलैंड होता है वो थोड़ी, एक तो उसका गहराई कम होता है, ऊपर से वो परमानेंट भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। हम लोग बोले तो दोनों को हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। अगर वाटर लेवल देखिएगा चेंज, तो जो झील होगा उसमें पानी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, साल दर साल पानी जो होगा झील में उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन वेटलैंड में पानी जो है वो चेंज होता है ज़्यादा। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखिएगा तो आपका होगा, जैसे जैसे ही हमारा झील है, तो झील बहुत गहरा होता है दोस्तों, तो आप जैसे सूर्य का टेम्परेचर जहाँ तक मिलेगा वो एरिया गर्म होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा ठंडा होगा। लेकिन वेटलैंड में तो ज़्यादा गहराई ही नहीं होता है ना, इसलिए वेटलैंड में आपको वर्टिकल थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं दिखेगा। कि थर्मल मतलब हीट, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लेयर, हीट के अकॉर्डिंग अगर हमारा झील को हम अरेंज करें,
तो अलग-अलग लेयर में अलग-अलग टाइप का टेम्परेचर देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग थर्मल स्ट्रैटिफ़िकेशन बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है आपको वेटलैंड में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर वर्टिकल मिक्सिंग आपको पता है कि इसमें थर्मल रेगुलेशन होगा, थर्मल तो ऊपर वाला पानी सॉरी गर्म है, नीचे वाला ठंडा है, तो ये वाला पानी भाप बन के उड़ना चाहेगा और नीचे वाला पानी उसको उस एरिया जो खाली हो गया उसको भर देगा। तो वर्टिकल मिक्सिंग जो होता है वो यहाँ पे हो सकता है वो भी टेम्परेचर के कारण, ठीक है? लेकिन वेटलैंड में भी वर्टिकल मिक्सिंग होगा, वहाँ भी ठंडा गर्म पानी मिलता है आपस में, ठीक है? लेकिन वो हवा के कारण होता है, विंड रेगुलेशन के कारण, ठीक है? अगर देखिए जो लेक्स होता है वहाँ पे ज़्यादातर आपको पेड़-पौधा फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा दिखेगा वेटलैंड में, मतलब सॉरी लेक में। लेकिन जो हमारा वेटलैंड होता है, ठीक है? उसको वहाँ पे आपको मैक्रोफाइट्स मिलेगा, ठीक है? मैक्रोफाइट मतलब छोटे-छोटे वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन आपको नहीं मिलेंगे झील में। झील में तो मिल जाएगा छोटे-छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स जो खाना बना रहे हैं, माइक्रो सूक्ष्म जीव। लेकिन वेटलैंड में आपको मैक्रोफाइट्स मिलेगा बड़े-बड़े, मैक्रो मतलब बड़ा होता है। फूड चेन अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपको ग्रेजिंग फूड चेन मिलेगा। ग्रेजिंग फूड चेन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। और वेटलैंड में आपको डेट्रिटस पाथवे होता है। डेट्रिटस फूड चेन ऑलरेडी बता दिए हैं, पहले का क्लास आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो झील में प्रोडक्टिविटी आपको कम होगा, ठीक है? बहुत कम प्रोडक्टिविटी होता है झील का, आप देखिएगा तो वहाँ पे ज़्यादा आपको पेड़-पौधा बहुत कम, ना के बराबर आपको मिलेगा दोस्तों, है ना? वहीं आप कोई वेटलैंड चले चावल का खेत देखिए, उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। ट्रॉपिक का स्टेटस अगर देखेंगे तो यहाँ पे ओलिगोट्रॉपिक होता है, ओलिगोट्रॉपिक, ठीक है? न्यूट्रिएंट यहाँ पे थोड़ा आपको कम दिखेगा और इसमें यूट्रॉपिक होता है वेटलैंड में, है ना? अगर फ्लड कंट्रोल देखेंगे तो वेटलैंड का जो कुछ मतलब लेक का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है कि वो बाढ़ को रोकने में, ठीक है? लेकिन वेटलैंड का होता है। चावल का खेत देखिए बाढ़ को रोक सकता है ना? मैंग्रोव जो है वो एक तरह का वेटलैंड ही समझ लीजिए, तो वो भी जो है आपको बाढ़ को रोकेगा। ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट पानी को साफ करने में लेक का कोई रोल उतना नहीं होता है, लेकिन वेटलैंड का रोल होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वेटलैंड जो है चूँकि वो इकोटोन है ना? वेटलैंड क्या है? इकोटोन तो उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है देखिए वेस्ट ट्रीटमेंट, फ्लड कंट्रोल, ट्रॉपिक स्टेटस में आप देख लीजिए, प्रोडक्टिविटी देख लीजिए, है ना? तो ये सारा चीज़ है। ठीक है? तो ये आपका इंग्लिश में था और ये आपका हिंदी में है, क्लियर? चलिए, और भी अगर हम लेक और वेटलैंड के बारे में देखें, तो लेक और वेटलैंड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये आपको समझना है, मतलब हमने देख लिया ऑलरेडी ना, तो कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है, लेकिन हम लोग अलग-अलग लेवल के आधार पे हम लोग बाँट के उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो वेटलैंड जो होता है वो ज़्यादा पानी नहीं होता है, लेक्स में थोड़ा गहराई रहता है। वेटलैंड में आपको एक्वाटिक वेजिटेशन दिखेगा, जलीय वनस्पति ज़्यादा दिखेगा, लेक में कम दिखेगा या ना ही नहीं दिखेगा। तो भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल लेक कंज़र्वेशन प्रोग्राम। क्या नाम है दोस्तों? भारतीय लेक झील संरक्षण कार्यक्रम। उसके अनुसार ऐसा वाटर बॉडी, ऐसा जल का निकाय जो स्थिर है, मतलब स्टैंडिंग है, पानी जहाँ बह नहीं रहा है, मतलब लेंटिक है, और वहाँ पे पानी का गहराई अगर 3 मीटर या 3 से अधिक मीटर है, 3 और मोर देन 3 मीटर, तो ऐसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लेक बोलते हैं। वेटलैंड में क्या था दोस्तों? 6 फीट, क्या था? 6 फीट, वो भी लो टाइड के समय, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लेक में क्या है? लेक में क्या है? मिनिमम 3 मीटर हाइट होना, पानी का गहराई होना चाहिए, ठीक है? और पानी कैसा होना चाहिए? स्टैंडिंग, मतलब लेंटिक वाटर। तो वेटलैंड में मैंने बताया माइक्रोफाइट्स होता है, ठीक है? जो आपको नंगे आँखों से देखने को मिलेगा, लेकिन जो लेक होता है वहाँ क्या आपको मिलता है? लेक में आपको मिलता है फाइटोप्लैंक्टन जो माइक्रोस्कोपिक होता है, नंगी आँख से नहीं देख पाएँगे, ठीक है? ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं एस्चुरी इकोसिस्टम के बारे में। तो एस्चुरी मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए, नदी जिस एरिया में बह रहा है, अगर वहाँ का मिट्टी सॉफ्ट है, ठीक है? तो नदी क्या करेगा? उसको तोड़ेगा और अपने साथ उसको सेडिमेंट को लेके जाएगा, गाद को, अवसाद को लेके जाएगा, ठीक है? समुद्र में मिल आएगा और उसका भी एक ट्रायंगुलर टाइप का एरिया बना देगा जिसको डेल्टा बोलते हैं। मान लीजिए नदी में सेडिमेंट नहीं है तो डायरेक्ट या बहुत कम है तो डायरेक्ट वो मिलेगा जब समुद्र में, तो समुद्र का जहाँ पे मिल रहा है उस एरिया में उसको सेडिमेंट को डिपॉजिट नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि पानी भी बह रहा है, तो जितना वो सेडिमेंट लेके आ रहा है, सेडिमेंट लेके आएगा, लेकिन पानी उसको बहा देगा, तब वो डेल्टा नहीं बना पाएगा, वो क्या बनाएगा? एस्चुरी, ठीक है? तो एस्चुरी क्या होता है? पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल वाटर और ब्रैकिश वाटर। कोस्टल एरिया में जो ब्रैकिश वाटर का पार्शियली इनक्लोज होता है, जब नदी मिलती है समुद्र में बिना सेडिमेंट के, तो उसको एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है? एस्चुरी अलग अलग कारण से हो सकता है, जैसे समुद्र सी लेवल राइज, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा,
तो जो एरिया पानी के पहले बाहर था वो पानी के थोड़ा अंदर चला जाएगा और एस्चुरी बन जाएगा, ठीक है। या सैंड डिपोजिशन, समुद्र थोड़ा सा मिट्टी उट्टी बालू के जमने से हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। ग्लेशियल प्रोसेस, बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का जमने के कारण भी होता है। टेक्टोनिक होता है जो प्लेट विवर्तनिकी होता है उसके कारण, ठीक है। तो एस्चुरी जो होता है वो टाइडल एक्शन मतलब जो ज्वार भाटा होता है उसे से ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक। फिर है टाइडल बोर्स उस एरिया में होता है जहाँ पे नदी को, ठीक है, टाइडल बोर्स रिवर वाटर अपस्ट्रीम, नदी ऐसे बह रहा है, ठीक है। तो टाइडल बोर्स तब बनता है जैसे ये टाइडल बोर्स जब समुद्र का पानी इसको इस पानी ऐसे बह रहा है लेकिन उसको ऊपर ठेल देता है, तो टाइडल बोर्स बनता है। तो टाइडल बोर्स में ऑकर व्हेन टाइड्स पुश रिवर वाटर अपस्ट्रीम, ठीक है, वहाँ बनता है जहाँ पानी जो है आपको उल्टी दिशा में धकेल सकता है, टाइडल बोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल जो है एस्चुरी का वो है कोस्टल बेच, ठीक है, आंशिक रूप से वन तटीय क्षेत्र, टाइडल मार्सेस, लगून्स या डेल्टाज। डेल्टा भी जनरली अलग होता है लेकिन ठीक है यहाँ पे अलग सेम लिखा है तो ठीक है। यहाँ का पानी जो होगा ना तो ज़्यादा मीठा होगा ना तो ज़्यादा खारा होगा, बल्कि ब्रैकिश वाटर होता है जिसका पीपीटी 0.5 से 35 तक रहता है, ठीक। अब एस्चुरी का अगर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें, पारिस्थितिक महत्व देखें तो सिंपल है, एस्चुरी भी क्या है दोस्तों, एक इकोटोन है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ समुद्र है, दोनों के बीच का एरिया बन गया ये, है ना। जैसे ये इंडिया है, यहाँ से नदी गई तो ये जो एरिया को आप क्या बोलिएगा, यहाँ तो पानी जो है ना तो पूरा समुद्र है और ना ही यहाँ का पानी जो है पूरी तरह से नदी का है, तो ये एरिया क्या हो गया, एरिया एस्चुरी हो गया, ठीक। तो एस्चुरी जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है, बहुत प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में एक होता है, ठीक है। यहाँ पे मछली हो गया, केकड़ा वेकड़ा क्रस्टेशियन रहता है, वेव एक्शन नहीं होता है, ठीक है। इससे ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं उन लोग के जीने वीने के लिए, ठीक है। और अगर साइक्लोन वाइक्लोन भी आता है तो वहाँ पे एस्चुरी जो होता है उसको बचाता है, क्योंकि यहाँ पे मैनग्रोव होता है। एस्चुरी में क्या होता है, मैनग्रोव, मैनग्रोव जो होता है वो जब हमारा तूफान उफान आएगा, समुद्री तूफान, तो उससे बचाता है, ठीक। तो एस्चुरी जो है वो मोस्ट हेविली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन होता है एस्चुरी में, और बोला जाता है कि विश्व, आपको पता है जहाँ नदी होगा वहीं पे पॉपुलेशन होता है, मैनग्रोव हो, नदी का किनारा मुहाना, वहीं पे आपको पता है जितना भी हमारा सिविलाइजेशन है, चाहे वो इंडस वैली है या फिर महाजनपद का समय आप देख लीजिए, ठीक है, या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन देख लीजिए, या मेसोपोटामियन देख लीजिए, या चाइनीज सिविलाइजेशन देख लीजिए, सभी जो है वो नदी के किनारे ही स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि नदी से उसको पानी मिल जाता था, फर्टाइल मिट्टी मिल जाता था, मिट्टी से वो एग्रीकल्चर करेंगे, फिर उसको बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, ठीक है। नदी से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते थे, नदी से जो है बाहर वाला व्यक्ति अगर अटैक करना है तो नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारा है, नदी सपोर्ट करता था पहले, अभी भी करता है, ठीक। तो नदी हो एस्चुरी हो उसमें डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लगभग विश्व के 60% पॉपुलेशन जो है आपको नदी समुद्र के किनारे एस्चुरी में मैनग्रोव के आसपास मिलेगा। एस्चुरी में आइलैंड्स भी हो सकता है, क्रीक हो सकता है, लगून्स होता है, क्या होता है ये सब आपको हम बताएंगे ज्योग्राफी में। मैनग्रोव तो आपको पता चल ही गया, लगून आप भी समझ लीजिए। लगून मतलब ऐसा एरिया जो ना तो पूरी तरह से समुद्र से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो ये है इंडिया है, यहाँ पे मान लो इस तरह से ज़मीन है, कुछ इस तरह से कोई ज़मीन है, या फिर नदी ने ही क्या किया, सेडिमेंट को इस तरह से बना दिया, तो पानी इधर से तो समुद्र का पानी आ सकता है, ठीक है, इधर से नदी का भी पानी आ रहा है। तो ये जो पानी बचेगा ये तो ये ऐसा एरिया में है जो ना पूरी तरह से क्लोज्ड भी नहीं है, ना पूरी तरह से खुला है, बल्कि क्या है, ओपन टाइप का है। इसका यहाँ पे देखिए ओपनिंग है, तो यहाँ जो पानी होगा वो, ये पूरा एरिया जो बन गया उसको लगून बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लगून। जैसे चिल्का झील जो है लगून है, जैसे पुलिकट झील जो है वो लगून है, ठीक है। तो ये हो गया मैंग्रोव। वैंग्रोव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मछली वछली भी पाल सकते हैं। तो एस्चुरी जो होता है गहरा होता है, मैरीन ट्रांसग्रेशन इसमें नहीं होता है, बस यहाँ पे ज़्यादा समुद्र आगे नहीं बढ़ता है, और यहाँ पे इसलिए बंदरगाह वंदरगाह बनाने के लिए अच्छा होता है, इसलिए आप देखिएगा कि जहाँ पे एस्चुरी होता है वहाँ पे ज़्यादा बंदरगाह है। अच्छा ये बताइए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि हमारा ये इंडिया है, इधर ज़्यादा एस्चुरी है या इधर ज़्यादा एस्चुरी है, तो याद रखिएगा डेल्टा भी आपको इधर ही ज़्यादा दिखेगा, और एस्चुरी भी होगा ज़्यादा आपको ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया में दिखेगा, भारत के ईस्टर्न कोस्ट में, पूर्वी तट पे। डेल्टा भी और एस्चुरी भी, समझ में आ गया ना। तो एस्चुरी का सैलिनिटी यहाँ पे भी, यहाँ का जो लवणता होता है एस्चुरी में वो भी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, और अलग अलग तरह के, चूँकि इकोटोन है ना, तो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे मिलेंगे।
ऐसे जीव जंतु मिलेंगे जो लवणता को सह ले, ज्वार भाटा भी ऊपर नीचे होता है उसको भी सह ले, और ऑस्मो रेगुलेशन करने का इसका क्षमता होता है। ऑस्मो रेगुलेशन अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप समझिए कि आप किशमिश लीजिए, किशमिश को आप पानी में डालिए, तो आप देखेंगे ये रात में डालेंगे तो सुबह फूल जाएगा। वही किशमिश को निकाल के आप नमक के पानी में डालिएगा तो ये सिकुड़ जाएगा। तो ये जो किशमिश फूल गया बड़ा, बड़ा हो गया और पतला हो गया, वो क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास ऑस्मो रेगुलेशन का चांस मतलब है, ऑस्मो रेगुलेशन वो कर सकता है। ठीक है? प्लस जो डायनेमिक इकोसिस्टम होता है वो नदी के फ्लो करने से भी, ये सब आप पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो अगर भारत का एस्चुरी देखेंगे तो भारत में लगभग 40 मेजर, 44 मीडियम, इस तरह की बहुत सारी नदियाँ हैं, समुद्र में मिलती है। और ज़्यादा एस्चुरी आपको ईस्ट कोस्ट में, पूर्वी तट में मैंने आपको बता दिया। वेस्ट कोस्ट का जो एस्चुरी है वो छोटा-छोटा है, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा फ्रेश वाटर आपको पता है, वेस्ट कोस्ट में बहुत कम नदियाँ इधर मिलती है, ज़्यादा नदी है तो आपको इधर ही मिल रहा है। ठीक है? बहुत सारे एस्चुरी में आपको बड़े-बड़े सी पोर्ट भी दिखेंगे, जैसे मरमगाँव का पोर्ट है ना? गोवा में, तो ये चीज़ है। एस्चुरी को क्या-क्या खतरा है? सिंपल बात है, पानी का अगर लेवल अप डाउन होगा तो खतरा है। पॉल्यूशन हो गया, सीवेज हो गया, नेविगेशन हो गया, ड्रेजिंग आप करेंगे, गड्ढा कोड़ने लगेंगे। ड्रेजिंग मतलब ये होता है गड्ढा-वड्ढा कोड़ना, शिपिंग के कारण। शिपिंग मतलब कैसे शिप के कारण? शिप जब चलती है दोस्तों, तो ये जो तेल-वेल भी इसका मान लो निकल गया, ठीक है? या फिर कोई भी शिप पॉल्यूशन भी करता है तो उसके कारण नुकसान होगा एस्चुरी को। अगर लोग वहाँ पे एस्चुरी में घर बनाने के रहने लगेंगे, मछली पालने लगेंगे तो भी नुकसान है, ठीक है? फिर ओवर फिशिंग, मछली बहुत ज़्यादा पकड़ने लगेंगे, प्राउन-व्राउन पकड़ने लगेंगे, मैनग्रोव काटेंगे, ठीक है? मछली पकड़ने के लिए तो भी नुकसान है, ठीक है? प्लस पानी का लेवल अगर बढ़ेगा तो एस्चुरी डूब जाएगा। हुगली चिलिका पुलिकट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉन हो रहा है, झींगा का खेती हो रहा है, तो उसके कारण भी एस्चुरी को नुकसान हो रहा है। तो ये हमारा एस्चुरी के बारे में हो गया, ठीक है? अब हम लोग दोस्तों कल क्लास लेंगे और कल जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हम लोग को धीरे-धीरे बढ़ना है, ज़्यादा कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है? बस हाँ, लेकिन आप ऐसा चीज़ों को समझिए, ऐसा समझ के पढ़िए, ठीक है? कि आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या उसमें प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है ना? चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझिए और समझने के बाद उसको रटिए, ठीक है? बस देखिए, ज़्यादा जो सब्जेक्ट है, जिसमें आपको ज़्यादा सिलेबस जिसका वास्ट है, वो आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है और साइंस एंड टेक है। बाकी देखिए, पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या एंशिएंट आर्किटेक्चर, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। लेकिन जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी होता है, ये साइंस एंड टेक है, ये एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है? इसको मैं बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, और खासी का और इग्नोर करता है एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री, इसको भी इग्नोर करते हैं, और आर्ट एंड कल्चर को भी इग्नोर करते हैं। तो हमारा जो सब, हम तो पढ़ाएँगे सब सब्जेक्ट, लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? इस पे हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। और इकोनॉमिक्स, चलो इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ाएँगे ही, ज़्यादा कुछ नहीं, और इकोनॉमिक्स का क्लास भी चल रहा है। इकोनॉमिक्स क्लास चल ही रहा था, बीच में थोड़ा-सा एमसीक्यू का जब हमने ये क्लास स्टार्ट किया तो उसको हमने थोड़ा देर रोका था। कल से आपका इकोनॉमिक्स का भी जो क्लास है ना, जो हम आपको करा रहे थे, वो भी आएगा कल से, ठीक है? समझ गए? चलिए, तो जो लोग चैनल पे नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए दोस्तों, और अपना प्यार दिखाइए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? देखिए, हमारा जो चैनल है, इससे हमको कोई अर्निंग नहीं है कुछ, ठीक है? कमाई-वमाई कुछ नहीं है। जो है भी है फ्रैंकली आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम कोई कोर्स-वोर्स नहीं बेचते हैं, ठीक है? और मैक्सिमम जो कमाई होता है चैनल से, वो कोर्स बेचने से ही होता है। व्यू से उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होता है, ठीक है? तो हम आपको हम हमको आपसे कोई पैसा-वैसा कुछ नहीं चाहिए, ना हम उसके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है? बस हम ये चाहते हैं दोस्तों कि ये चैनल जो है वो ग्रो करे, ठीक है? चैनल का अपना नाम हो, नाम है भी, ठीक है? ये चैनल को ग्रो करे, और ग्रो हम कितने लोगों को बोल पाएँगे? इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, लगभग 25,000 सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के, ठीक है? उसमें से जो डेली देख रहे हैं, जो भी लोग, अगर ज़्यादा नहीं, अगर ये वो अपने मन में विचार कर लें कि वो अपने 5 दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएँगे, या 5 ग्रुप पे इस चैनल का लिंक देंगे, या जो-जो आपके दोस्त होंगे उनके बताइएगा, या आपके घर में भी 2-3-4 मोबाइल होगा, ठीक है? उससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हमें एक थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, चलो चैनल जो हमारा, हम मेहनत कर रहे हैं, डेली हम टाइम दे रहे हैं, तो ये ग्रो कर रहा है, ठीक है? तो बस यही बोलेंगे कि बस उसको आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है? कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं चाहिए, बस इसको आप ग्रो करवाइए।
ठीक है, जहाँ भी आपको आपके दोस्त हैं जो अब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का, सिविल सर्विस का हो या स्टेट पीसीएस का हो, एसएससी, रेलवे, जिसमें भी आपका जीएस का पोर्शन आता है, ठीक है, या फिर जो नॉर्मल भी लोग जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, नॉर्मल पढ़ाई करें, उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है, क्योंकि ये आपका चैनल है। अगर आप हम मुझे अपना शिक्षक मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, गुरु मानते हैं, ठीक है, और अपने इसको इस जीरो आई इस परिवार के अंग मानते हैं, तो ये इसको प्रमोट करना आपका ही दायित्व है, कर्तव्य है, ठीक है। मैं अपने से कितना करूँगा, आप समझिए, खुद हमको पढ़ाना भी है, ठीक है, हम इसका प्रचार भी करें, ठीक है, और कंटेंट भी तैयार करें, ठीक है, और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं। तो आपको भी मैं गुरु दक्षिणा में कोई पैसा वैसा नहीं मांग रहा, बस आप इसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम आपको ऐसा चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ना कोई हम आपको कभी फालतू कोई बकवास करते हैं। आज तक हमने कभी किया है आपसे कोई बकवास फालतू कभी, पढ़ाई के अलावा? बाकी आप चैनल देखिएगा तो वो पढ़ाता कम है, 10% पढ़ाएगा, 90% बस खाली टाइम पास, ठीक है, फालतू का बकवास। हमको मेरा कुछ नहीं, हम सीधा आते हैं, सीधा पढ़ाते हैं और फिर बस हो गया, फिर अपना 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 पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बस इस चैनल को आप डेली 2 ढाई घंटा दीजिए, पढ़िए इससे, ठीक है, बाकी अपना अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, जो भी आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बस इसको सपोर्ट कीजिए, बस यही आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अपना ख्याल रखिए, हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और आपका जो वीडियो अपलोड होगा दोस्तों, नेक्स्ट आपका हमारा जो एनवायरनमेंट का, वो कल रात के 8 बजे हो जाएगा, और इकोनॉमिक्स का भी वीडियो कल से रेगुलर आएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट को देखिए, अच्छे से समझिए, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए, आज हम इसका पीडीएफ सॉल्यूशन का नहीं दे रहे हैं, मतलब ये कंटेंट का पीडीएफ जो है टोटल ये 32 पेज का है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है 12-13 पेज पढ़ाया है, ठीक है ना, कितना पढ़ाया है देख लो, हमने यहाँ तक पढ़ा दिया, तो लगभग 12-13 पेज पढ़ा दिए हैं। कितना पेज है ये पेज है 12 पेज। जब हम पूरा कल पढ़ा देंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आपको इसका पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।